हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स। क्या होता है मतलब यहाँ पे हम देखेंगे डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस लाइक मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स एंड आयरन तवा pan nail is left exposed to humid atmosphere. Grapes get fermented, food is cooked, food get digestion in our body, we respire. So, in all the above situation, nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. We have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes. So हमने यहाँ पे देखा इन केसेस में कि कुछ ना कुछ हमारे जो ये चेंजेस आ रहे हैं, मतलब हमारे जो एग्जांपल्स हमने अभी ऊपर देखे लाइक फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उसमें, और ये हमने फिजिकल केमिकल चेंजेस हमारे अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखे हैं. सो वेन एवर अ केमिकल रिएक्शन chemical change occur, we can say that chemical reaction have taken place. So हम बोलेंगे कि जब हमारा केमिकल चेंज होगा अगर कोई, सो वहाँ पे कोई ना कोई हमारा केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस से मतलब हुआ होगा, इस चलते हमारा केमिकल चेंज हुआ है. होप आपको ये समझ में आया होगा. यू मे परहैप्स बी वंडरिंग, सो what is actually meant by chemical reaction? How do we know that a chemical reaction will take place? Let us perform some activity to find these answers. So हम यहाँ पे हम जानेंगे कि क्या होते हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस और ये कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे हम परफॉर्म करेंगे. सो हम इन कुछ एक्टिविटी से हम देखेंगे. लाइक यहाँ पे हमें दिखाया गया है इन फिगर 1.1, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास. ये एक्सपेरिमेंट आप एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने क्लास में, मतलब जो मैम लेके जाएंगी. सो आप देखिएगा वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट करके. फिर हम यहाँ से पढ़ते हैं. You must have observed that a magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. So हमने देखा है जो हमारा मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है, सो वो डेजलिंग वाइट फ्लेम में चेंज हो जाता है एंड वाइट पाउडर में वो चेंज हो जाता है. दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये पाउडर हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है. इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. सो ये हमारा रिएक्शन इस चलते टेक प्लेस करता है क्योंकि इन हमारा जो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के बीच में हमारा जो रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर. सो from the above three activities, we can say that any of the following observation helps us to determine whether a chemical reaction has taken place. So हम ऊपर के 3 एक्टिविटीज से हम जान सकते हैं कि कोई ना कोई हमारा केमिकल रिएक्शन हमारा टेक प्लेस किया है, मतलब हुआ है. और उनमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं हम आगे पढ़ते हैं. चेंज इन स्टेट मतलब लाइक सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, मतलब ऐसे चेंजेस हो गए. चेंज इन कलर, कलर चेंज हो गया. एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर. एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस, वी कैन सी that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. So हम देख सकते हैं काफ़ी सारे हमारे आजू बाजू में कितने सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं. We will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. So इस chapter में हम पढ़ेंगे different types of chemical reaction and their symbolic representation, मतलब कैसे निकलते हैं हम. So हमारा पहला टॉपिक है chemical equation. Activity 1.1 can be described when the magnesium ribbon is burned in oxygen, it get converted to magnesium oxide. So हमने देखा जो मैग्नीशियम रिबन हमने जो जलाया वो कन्वर्ट हो गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड में. द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग. सो हम ऐसे अगर लिखेंगे लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, सो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा. तो हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा. इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म. इसे हम शॉर्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. The simplest way to do so that is to write it in a form of a word equation. So हम word equation में हम लिख सकते हैं like
मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। जो जो दो केमिकल रिएक्शन हमारे टुक प्लेस करेंगे, मतलब दोनों में केमिकल रिएक्शन कुछ ना कुछ होगा, रिएक्ट करेंगे, एंड देन हमारा फिर आगे जाके ये प्रोडक्ट बनाएंगे। लाइक यहाँ पे हमारा जो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। होप आपको ये समझ में आया होगा। द सब्सटेंसेस अंडरगो केमिकल रिएक्शन इन द रिएक्शन इज मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। सो जो हमारे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन है वो हमारे रिएक्टेंट होंगे, जो रिएक्ट किए ये और फॉर्म किए फिर द न्यू सब्सटेंसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। सो ये हमारा एक प्रोडक्ट बना लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड। Word equation show change of reaction to product through an arrow placed between them. So arrow हमारा दिखाता है किस तरफ हमारा रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। सो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। The reactant are written on the left hand side, LHS, with a plus sign between them. Similarly, products are written on the right hand side with a plus sign between them. Thus, an arrowhead towards the product and show the direction of the reaction. So मैंने आपको जो बताया यहाँ पे वो वर्ड्स में लिखा है। सो हम यहाँ पे सीखेंगे अब राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं यहाँ पे हम जानेंगे। Is there are any other shorter way for representing chemical equation? Chemical equation can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of words. So हम chemical equation को हम मतलब पूरा ऐसे words नहीं लिखेंगे, लाइक पूरा मैग्नीशियम लिख रहे हैं ऐसे नहीं, हम शॉर्टर वे में लाइक Mg + O2 gives MgO। सो हम शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे। हम इतना लंबा लिखेंगे तो फिर उतना में काम नहीं चलेगा ना, कि इतना लंबा हम वही लिखते ही जा रहे हैं, लाइक मैग्नीशियम फिर सल्फाइड, ऐसे अलग अलग हम लिखते ही जा रहे हैं। फिर ऐसा हमें एक तो काफ़ी ज़्यादा लिखने में प्रॉब्लम होगा कि इतना सारा मतलब लिख रहे हैं। सो हम शॉर्टर वे में हम लिखने की कोशिश करेंगे, जितना कम से कम हमें लिखना है। A chemical equation represent a chemical reaction. If you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above equation can be written as Mg + O2 gives MgO. So ये हम लिखेंगे हम। Count and compare the number of atoms of each element on the LHS and the RHS of the arrow. So हम काउंट करेंगे जो भी हमारे नंबर ऑफ एटम हमारे सेम होने चाहिए फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन द बोथ ऑफ द साइड। सो आप गिन सकते हैं यहाँ पे, लाइक यहाँ पे Mg1 है, यहाँ पे भी Mg1 है हमारा, बट हमारा यहाँ पे O2 है, और हमारे जो प्रोडक्ट साइड में है O2 हमारा नहीं है, हमारा O1 है। सो ये हमारा एक unbalanced chemical equation है। Is the number of atoms of each element the same? If yes, then the equation balanced. If not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on the both side of the equation. So हम यहाँ देख सकते हैं ये भी एक unbalanced chemical equation है, क्योंकि हमारा जो O2 है reactant साइड में वो प्रोडक्ट साइड में नहीं है हमारा। O2 हमें 2 चाहिए, O2 नहीं है हमारा, O1 ही है हमारा प्रोडक्ट साइड में। होप आपको ये समझ में आया होगा। सच अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। इक्वेशन 1.2 इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। सो फिर हमारा अगला टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो recall the law of conservation of mass that you studied in class 9. Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. So हमने पढ़ा है in class 9 in law of conservation of mass
that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. And that is the total mass of the element present in product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of a element present in the reactant. So हमारा जो total number of mass हमारा जो element होगा in the product side and in the reactant side same होना चाहिए, तभी हम उस chemical equation को हम balanced chemical equation कहेंगे. In other words, the number of atoms of each element remains the same before and after chemical reaction. Hence, we need to balance a skeletal chemical equation. यहाँ पे जो skeletal chemical equation बोला गया है उसे हम बोलेंगे unbalanced chemical equation. Is the chemical equation 1.2 is balanced? Let us learn how about the balancing a chemical equation step by step. Sorry. The word equation for activity 1.3 may be represented as zinc plus sulfuric acid will give zinc plus sulfate plus hydrogen. So the above word equation may be represented by the following equation. So Zn plus H2SO4 will give ZnSO4 plus H2. Let us examine the number of atoms of different elements on both sides of the arrow. So हम यहाँ देखेंगे elements हमारा Z, Zn है, H है, S है, O है, और हमने यहाँ पे लिखा है number of atoms in reactant side हमारे 1 है जिंक का, 2 है हाइड्रोजन का, 1 है सल्फर का, 4 है हमारा ऑक्सीजन का. फिर हमने लिखा नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड, 1 है हमारा जिंक का, 2 है हमारा हाइड्रोजन का, 1 है सल्फर का, 4 है हमारा ऑक्सीजन का. सो ये हमारा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है हमारा ये. इससे हम कह सकते हैं क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ एटम्स हमारे रिएक्टेंट साइड में और उतना ही हमारे नंबर ऑफ एटम हमारे प्रोडक्ट साइड में. सो ये हमारा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा. As the number of atoms of each element is both same on the both side of the arrow is a balanced chemical equation. इस equation को हम balanced chemical equation कहेंगे. Let us try to balance the following chemical equation. So हम इस equation को हम balance करेंगे. Fe plus H2O will give Fe3O4 plus H2O. फिर हम यहाँ पे सीखेंगे पहला स्टेप होगा to balance a chemical equation. First, draw boxes around each formula. Do not change anything inside the box while balancing the chemical equation. So हमने यहाँ Fe plus H2O, Fe3 plus O4 plus H2O. So यहाँ पे हमने box बनाया. List the number of atoms of different elements present in the unbalanced equation. So हमने यहाँ पे iron, hydrogen, oxygen. फिर हमने यहाँ लिखा नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट साइड. सो हमें यहाँ में मिला 1 हमारा जो आयरन का था एटम हमारे रिएक्टेंट साइड में 1 ही था, बट इन द प्रोडक्ट साइड हमारा 3 एटम्स थे. फिर हाइड्रोजन के हमारे 2 एटम्स थे यहाँ पे इन द रिएक्टेंट साइड एंड हाइड्रोजन के हमारे 2 एटम्स थे प्रोडक्ट साइड में. फिर हमारा जो 1 एटम थे हमारे रिएक्टेंट साइड में, बट हमारा 4 एटम्स है हमारे इन द प्रोडक्ट साइड. फिर हमारा स्टेप 3 आता है. इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. सो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे जैसे कि हमारा जिस कंपाउंड के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे वहीं से हम स्टार्ट करेंगे. It may be a reactant or a product. In that compound, select the element which has the maximum number of atoms. So हम start करेंगे जिसके पास सबसे ज़्यादा number of atoms होंगे. यहाँ पे हमें ऑक्सीजन हमें दिख रहा है. Using these criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms on the right hand side and only 1 in the RHS साइड. सो हम यहाँ पे पहले अपना ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे. सो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन.
सो इन रिएक्टेंट साइड हमारा एक ही था, हमारा प्रोडक्ट साइड में 4 था। सो हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया एंड हमारा प्रोडक्ट साइड में हमारा पहले से 4 था। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट alter the formula of the compound or element involved in the reaction। सो हम वो केमिकल रिएक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बस हम नंबर ऑफ एटम हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, मतलब बढ़ाना ही होता है। For example, to balance oxygen atom, we can put coefficient as 4h2o and not H2O4 or H2O4 whole 4, H2O and whole 4 मतलब now the partially balanced equation becomes Fe plus 4H2O will give Fe3O4H2। so यहाँ पे हमने 4 लगा दिया। फिर स्टेप 4, Fe and H atoms are still not balanced, so हम उन atoms का balance करेंगे। Pick any of these elements to proceed further. Let us balance hydrogen atom in the partially balanced equation. To equalize the number of atoms, make the number of molecules of hydrogen as 4 on the RHS side. So फिर हम हाइड्रोजन की एटम्स को हम बैलेंस करेंगे। इनिशियली हमारा 8 हो जाएगा क्योंकि हमने 4 पहले ऑक्सीजन को हमने बैलेंस करते समय हमने जो 4 मल्टीप्लाई किया उससे हमारा हाइड्रोजन 8 हो गया। बट हमारा जो प्रोडक्ट साइड में हमारा हाइड्रोजन था वो सिर्फ 2 था। तो हमने हाइड्रोजन जो हमारा रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में था उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो फिर हमारा इक्वेशन बन गया Fe प्लस 4H2O will give Fe3O4 plus 4H2। सो यहाँ पे हमारा इक्वेशन ये हो गया। फिर स्टेप 5 है हमारा, एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट which is not balanced. You find that only one element is left to be balanced, that is iron। so हम फिर अब आयरन को हम बैलेंस करेंगे। सो इनिशियली हमारा आयरन था 1 था इन रिएक्टेंट साइड, बट फिर हम इन प्रोडक्ट साइड में हम देखते हैं कि हमारा 3 है हमारा नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड आयरन हमारा, तो हमें बैलेंस करना होगा 3 से मल्टीप्लाई करके। सो हमारा नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड एंड इन रिएक्टेंट साइड हमारा इक्वल हो जाएगा। सो स्टेप 6, finally to check the correctness of the balance equation we count atoms of each element on the both sides of the equation। so 3Fe plus 4H2O will give Fe3O4 plus H2O। so ये हमारा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। The number of atoms of element on both sides of equation are equal। so हमारे दोनों on the reactant side and the product side के number of atoms हमारे equal हो गए। This equation is now balanced। ये equation हमारी balance हो गई। This method of balancing chemical equation is called a hit and trial method। so इस method को हम hit and trial method बोलते हैं। As we make trials to balance this equation by using the smallest whole number coefficient। फिर step number 7, writing symbols of physical state, carefully examine the above balance equation। Does this equation tell us about the physical state of each reactant and product? No information has been given in the equation about their physical state। सो हमें इस क्वेश्चन में हमें नहीं दिया गया था कि कौन सी स्टेट में है हमारा ये केमिकल रिएक्शन, लाइक हमारा आयरन कौन सी स्टेट में लाइक सॉलिड है ऐसे से बताया जाता है, लाइक लिक्विड स्टेट में हमारा ये है, तो ऐसे बताया जाता है। टू मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट मेंशन अलोंग देयर with their chemical formulas like the gaseous, liquid, aqueous and solid state of a reactant and product are represented by the notation like G, L, A, Q, S respectively। The word aqueous AQ
is written if the reactant or product is present in a solution in a water. So फिर हम यहाँ देख सकते हैं कि 3FeS plus 4H2 in gaseous state gives Fe3O4 in solid state plus 4H2 in gaseous state. Note that symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is a form of steam. So हम यहाँ देख सकते हैं जो हमारा वाटर है इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम. हमारा वाटर यहाँ पे इस समय स्टीम के फॉर्म में है. यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन अनलेस इट इज अननेसेसरी टू स्पेसिफाई दम. सो हमें हमारा जो फिजिकल स्टेट हमें अगर लिखने को बोल दिया तो हमें लिखना ही पड़ेगा. फिर वैसे इतना नेसेसरी नहीं होता. समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव or below the arrow in the chemical equation. For example, CO2 plus 2H2 in 340 atm of pressure gives CH3OH. So ये हमारा इक्वेशन हो गया. So फिर 6CO2 plus 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll will give 6CH12O6. It is a glucose. और ये हमें +6O2 +6H2O हमें देता है. यूजिंग दिस स्टेप कैन यू बैलेंस गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर. सो आगे आप बैलेंसिंग के 2-4 सवाल और लगा लीजिएगा जिससे कि आपका बैलेंसिंग सही हो जाए. फिर हम यहाँ से पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. वी हैव लर्नड इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन नंबर एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट. सो हमारे जो नंबर ऑफ एटम होते हैं एलिमेंट के वो चेंज नहीं होते हैं इनटू दोज ऑफ अनदर, मतलब दूसरा एलिमेंट नहीं बन जाता. नॉर डू एटम डिसअपेयर फ्रॉम द मिक्सचर और अपेयर फ्रॉम एल्सवेयर. सो हमारा ऐसा भी नहीं होता कि हमारा जो मिक्सचर होता है वो चेंज हो जाए, मतलब कि दूसरा ही हो जाए. नॉर डू एटम्स डिसअपेयर फ्रॉम, मतलब एटम्स हमारे वही रहेंगे मिक्सचर में, और ऐसा भी नहीं कि गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है. एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस. सो हमारा यहाँ पे नया सब्सटेंस बनता है. दो मिक्सचर मतलब दो एटम से मिलके कुछ और, मतलब दो केमिकल रिएक्शन मतलब हुआ एंड कुछ नया फॉर्म हो गया, ऐसा होता है. यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एटम्स इन चैप्टर नंबर 3 and 4. सो फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं हमारा पहला केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम which is also called calcium hydroxide, releasing a large amount of heat. So ऐसे रिएक्शन को जो काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज करते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. CaO plus H2O will give CaOH whole twice, which is also called slake lime plus heat. In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product. So हमें यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is called combination reaction. So हमारा जो दो रिएक्टेंट से दो रिएक्टेंट रिएक्ट हुए अपने में टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, वो ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. लाइक हमारा यहाँ पे CaO प्लस वाटर रिएक्ट किया हमारा टू फॉर्म CaOH होल ट्वाइस, विच इज ऑल्सो नोन एज स्लेक लाइम. होप आपको ये समझ में आया होगा. सो लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो यहाँ पे हमारा एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल, और ये एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपका जब हम आंसर लिख रहे होगे सो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर उसके एग्जांपल आपने लिख दिए तो बिल्कुल आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले, ऐसा हो जाता है. C plus O2 will give CO2, formation of water from H2 and O2
2H2 plus O2 will give 2H2O. In simpler language, we can say that when two or more substance, element or compound combine to form a single product, this reaction are called combination reaction. So हमारे जो दो से ज़्यादा सब्सटेंस और एलिमेंट और कंपाउंड जब फॉर्म करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट, उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. We also observe that a large amount of heat is evolved. This makes the reaction warm, reaction in which heat is released along with the formation of product are called एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. तो ऐसे रिएक्शन को जिसमें हमारा हीट बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो, मतलब फॉर्म हो, रिलीज हो, वैसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, उसका इक्वेशन है हमारा CH4 जिसे हम मीथेन बोलते हैं, प्लस 2O2 गिव्स CO2 plus H2O. Do you know that respiration is an exothermic process? Well, we all know that we need energy to stay alive. We get this energy from the food we eat. So हम energy हमें जो हम खाना खाते हैं उससे मिलता है. During digestion, food is broken down into simpler substance. So हमारा जो food होता है वो टूटता है simpler substance में. For example, राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स. तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन करते हैं. दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज. ये ग्लूकोज के अंदर टूट जाते हैं. दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी. सो जो ये हमारे जो ग्लूकोज होते हैं फिर कंबाइन होते हैं हमारे ऑक्सीजन जो हमारे सेल्स में हमारे प्रेजेंट होता है इन आवर बॉडी ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. द स्पेशल नेम्स ऑफ द रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 6. सो हम यहाँ पे देखते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 विल गिव 6CO2 प्लस 6H2O एंड एनर्जी. सो ये हमारा फॉर्म होगा. The decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction. So ये भी हमारा एक टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है. सो फिर हम अगला हमारा है केमिकल रिएक्शन हमारा, दैट इज decomposition reaction. Have you noticed that green color of the ferrous sulfate crystal has changed? You can smell that characteristic odor of burning sulfur. So हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो कलर चेंज हो जाता है हमारा फेरस सल्फेट का. 2FeSO4 in presence of heat will give Fe2O3 plus SO2 plus SO3. So हमारा ये फेरस सल्फेट हमारा फेरिक ऑक्साइड में बदल गया. In this reaction you will observe that a single reactant breaks down into simpler products. So हमने यहाँ देखा हमारा एक रिएक्टेंट काफ़ी मल्टीपल प्रोडक्ट में हमारा टूट गया. मतलब वहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा था दो से ज़्यादा हमारे मिक्सचर और कंपाउंड, दो कंपाउंड और मिक्सचर हमारा मिलके दो से ज़्यादा मिलकर हमारा एक कंपाउंड बना रहे थे. यहाँ पे उल्टा हो रहा है. हमारा यहाँ पे एक मिक्सचर और कंपाउंड हमारा टूट के हमारे मल्टीपल हमारे प्रोडक्ट बना रहे. होप आपको ये समझ में आया होगा. दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.7H2O lose water when heated and the color of the crystal changes. So हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो कलर चेंज हो जाता है एंड लूज ऑफ वाटर. It then decomposes to ferric oxide Fe2O3, sulfur dioxide SO2 and sulfur trioxide SO3. Ferric oxide is a solid while SO2 SO3 are gases. So हमारा यहाँ पे ferric oxide हमारा solid रहता है while SO2 and SO3 हमारे gases रहते हैं.
Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. So ये हमारा काफ़ी ज़्यादा important केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हमारा एग्जाम्पल हो जाता है. जैसे CaCO3 इज अ लाइमस्टोन इन प्रेजेंस ऑफ हीट विल गिव CaO दैट इज क्विकलाइम प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड इज अ क्विकलाइम और क्विकलाइम. इट हैज़ मैनी यूजेस. वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट. इसे हम सीमेंट में यूज़ करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट. When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. So वैसे हम reaction को हम thermal decomposition कहते हैं. So you will observe the emission of brown fumes. These fumes are nitrogen dioxide NO2. The reaction that takes places. So हम यहाँ पे देख सकते हैं heating of lead nitrate and emission of nitrogen gas. So ये हमारा एक और एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन का. So इसका हमारा रिएक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं. फिर हम देखते हैं अगला टॉपिक. You will see that white silver chloride turns grey in sunlight. So हम देख सकते हैं white हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है जो टर्न हो जाता है ग्रे इन sunlight. This is due to decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light. So ये हमारा decomposition reaction कैसे होता है जिससे हमारा silver chloride into silver and chlorine में हमारा हो जाता है by the light. तो इसका हमारा रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. 2AgCl in presence of sunlight will give 2Ag plus Cl2. सो हमारा यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे लाइक हमारा AgCl जैसे परफॉर्म किया था. 2AgBr इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विल गिव 2Ag प्लस Br2. द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. सो हमारा जो ये रिएक्शन होता है हमारा इट इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. What form of energy is causing these decomposition reaction? We have seen that the decomposition reaction requires energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactant. So हमने देखा है जो हमारा decomposition reaction को energy चाहिए होता है either in the form of heat, light and or electricity जिससे कि वो हमारा reactant को तोड़ सके. Reaction in which energy is absorbed is also known as endothermic reaction. So ऐसे रिएक्शन जिसमें हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब होता है हीट एब्जॉर्ब होता है ऐसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. फिर हम अगले लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से देखेंगे. सो थैंक यू.